नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में सीएम तय हो गया, लेकिन राजस्थान में सीएम पद के लिए प्रेशर के बाद अब ऑफर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। क्या वसुंधरा 1 साल के लिए सीएम बनेंगी या फिर स्पीकर की कुर्सी पर मान जाएंगी? कॉलिंग कार्ड में महारानी का आखिरी दांव दिखाना है। राजस्थान में चुनाव हो गए, सीएम की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में घमासान वाला मुद्दा आर्टिकल 370 खत्म हो गया। अब चुनाव की तैयारी की जा रही है। वहां पर सिग्नेचर स्टोरी में आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण करेंगे। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले पंजाब में ईडी की जब्त हुई जमीन पर रेत माफिया की अवैध माइनिंग की खबर हमने आपको दिखाई थी। मंत्री साहब भी बदल गए थे उस चक्कर में। पंजाब की तरह बिहार में भी ईडी की जब्त जमीन पर एजुकेशन माफिया एक्टिव हो गया है। जब्त जमीन पर स्कूल बनवा रहा है। गजब है। आज एक्सक्लूसिव में बिहार के सिस्टम को हम लोग जगाएंगे। बात यूपी के उन प्राइवेट स्कूलों की भी करेंगे जो RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को दाखिला तो देते हैं, लेकिन एजुकेशन देने में भेदभाव करते हैं। बड़े घरों से आने वाले बच्चों के साथ इन गरीब बच्चों को क्लास नहीं लगाते, उन्हें साथ नहीं बिठाते। पब्लिक प्लेटफॉर्म में शिक्षा के अधिकार का हनन करने वाले स्कूलों की आज हम क्लास लेंगे। सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट में राजस्थान का रण आपको दिखाना है, जो सीएम पद को लेकर बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव नतीजे 8 दिन हो गए हैं आए हुए। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मसला तो सुलझा लिया। एक जगह आदिवासी तो दूसरी जगह राज्य में नए ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन राजस्थान में सीएम कौन बनेगा, इस पर फैसला अभी आना बाकी है। फैसला नहीं हो पाया है। कल जयपुर में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। दावा है बैठक में सीएम का चेहरा चुन लिया जाएगा। लेकिन वसुंधरा राजे अब भी दबाव की राजनीति कर रही हैं। सवाल है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को पार्टी ने विधानसभा स्पीकर बनाकर सेट कर लिया। क्या वसुंधरा को भी स्पीकर बनाया जाएगा? अगर वसुंधरा नहीं मानी तो उनके पास ऑप्शन क्या है? और कांग्रेस वसुंधरा से नजदीकियां क्यों दिखा रहा है? कल क्या होगा? राजस्थान में राजे का राज लौटेगा या दिल्ली का दांव चलेगा? मतलब की बात पता क्या है? पीएम मोदी की नजर किस पर है, यह मायने रखता है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की बजाय आदिवासी नेता सीएम। मध्य प्रदेश में शिवराज ने ही नए ओबीसी नेता को कमान। अब राजस्थान में क्या होगा? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या दलित नेता को बीजेपी बनाएगी सीएम, या फिर महिला मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे पर दांव आजमाएगी? जिस हिसाब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सीएम फेस का चुनाव किया, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान की सालों साल की सियासत की बजाय नए चेहरों पर भरोसा जताया, उससे मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी अब वसुंधरा को किसी भी कीमत पर सीएम की कुर्सी पर नहीं बिठाना चाहती, फिर चाहे वसुंधरा कितने भी दांव आजमा ले। निश्चित तौर पर मोदी जी की बीजेपी है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की बीजेपी है, और बीजेपी की एक कार्य संस्कृति है। उस कार्य संस्कृति में बाड़ाबंदी का कहीं दूर दूर तो उसका लाभलेस होना ही नहीं चाहिए, न होगा भी नहीं। महारानी को इससे साफ संदेश क्या मिलेगा? हो सकता है मोदी राजस्थान में विधायक दल की बैठक में भी बहुत बड़ा सरप्राइज दे दे। कोई ऐसा चेहरा सीएम बन जाए जिसका नाम सुर्खियों में ना हो, जैसा मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाकर किया। राजस्थान के सीनियर लीडर्स को तो ऐसा ही लगता है। वो होना चाहिए जिसको मोदी जी चाहे, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड चाहे। बाड़ेबंदी की खबर निराधार है,
हुआ है क्या? कोई बाड़ाबंदी नहीं कर रहा। रिजल्ट 3 तारीख को आया है, आज तारीख हुई 11, इसलिए ये कहना गलत है कि विधायक पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे। लेकिन सवाल वसुंधरा का है, क्या महारानी दिल्ली की शर्तों के सामने झुक जाएंगी या फिर दिल्ली के सामने आखिरी दांव की तैयारी में है वसुंधरा? क्या वसुंधरा ने बीजेपी आलाकमान के सामने कोई फॉर्मूला रखा है? सूत्र बताते हैं कि वसुंधरा ने दिल्ली में बीजेपी हाईकमान को अपने मन की बात खुलकर बताई। वसुंधरा राजे चाहती हैं कि बीजेपी उन्हें 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दे, उसके बाद वो चाहें तो नए चेहरे को मौका दे सकती है। बीजेपी ने फिलहाल वसुंधरा का ये ऑफर नहीं माना है और बदले में कहा है कि वो चाहें तो विधानसभा की अध्यक्ष बन सकती हैं। महारानी को दिल्ली का ये ऑफर मंजूर नहीं है। बात फिर जहां से शुरू हुई वहीं पहुंच गई। इस समय ये मोदी युग है और इस युग में आलाकमान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। कांग्रेस की तरह हमारा आलाकमान कमजोर नहीं है। मिलना जुलना एक अलग चीज है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी तरीके से हमारा विधायक किसी भी तरीके से किसी भी कवायद से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसका अपना एक मौलिक विचार है। बीजेपी का विधायक कहीं दबाव में नहीं आएगा और ये खाली इस तरीके की गॉसिप जरूर है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई दम है। लेकिन 2 दिन से जुर्रत तो हो रही है। दिल्ली दौरा हो गया, पार्टी ने मना किया, विधायकों को समझाया कि वसुंधरा के घर ना जाएं, मगर कुछ बीजेपी एमएलए को राज्य में राजस्थान का नया सीएम दिखता है। 9 बार के बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने फिर वसुंधरा से मुलाकात की। बहरोड से बीजेपी विधायक जसवंत यादव भी मिलने गए थे। इससे पहले 7 बार के एमएलए प्रताप सिंह भी महारानी से मिले। 2 दिन में 20 से ज्यादा विधायक महारानी की चौखट पर फिर हाजिरी लगा चुके हैं। वसुंधरा का यही रवैया दिल्ली को लगातार परेशान कर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन मुलाकातों पर आपत्ति जताई थी। इसीलिए स्टेट यूनिट को कहा था कि अगर विधायकों को वसुंधरा का नाम पसंद है तो पर्यवेक्षकों की मीटिंग में खुलकर कहें, कोई मनाही नहीं है। मुख्यमंत्री जो होगा वो कल हम सबको पता पड़ेगा और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सही चॉइस ही होगा। किसको बनाया जाए वो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब सोच रही है। इन चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा है और वो अच्छा व्यक्तित्व देखकर ही पार्टी के बीच में भेजेंगे। पूरी पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होगा उसके साथ पार्टी तय करेगी, आलाकमान फैसला लेगा, सब कुछ दिल्ली से तय होगा। तो क्या वसुंधरा को मंजूर होगा? वैसे महारानी की बेचैनी को बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस महसूस करने लगी है। इनमें जो इनर फाइटिंग है वो सबको दिखाई दे रही है कि क्या चल रहा है बीजेपी में। बीजेपी में एमएलए की इच्छा से अब चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। ऐसा लगता है कि यदि वसुंधरा जी को सीएम नहीं बनाया तो सब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि वसुंधरा जी को एमएलए पसंद करते हैं यहाँ के जो बीजेपी के हैं। वो बोल भी चुके हैं काफी प्रेस में। शतरंज की बिसात में रानी राजा से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। रानी आगे चल सकती है, पीछे कदम खींच सकती है, तिरछी चाल में भी अपना मकसद हासिल कर सकती है। क्या राजस्थान में सीएम रेस की शतरंज पर वसुंधरा भी यही तरीका अपनाएंगी? कल पता चल ही जाएगा वसुंधरा का क्या होगा। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है। बड़ी बड़ी सियासी तैयारियां चल रही थी 2024 को लेकर, मगर पीएम मोदी ने उस नेता को सीएम बनाया जिसका नाम किसी ने सुना भी नहीं था। 2 नए डिप्टी सीएम बनाए गए, राजेंद्र शुक्ला और जगबीर देवड़ा। सरप्राइज देना ही मोदी का वर्किंग स्टाइल है। लेकिन सवाल है, मोदी ने मोहन यादव को क्यों चुना? इसके पीछे कहीं 150 लोकसभा सीटों का गणित तो नहीं? क्या आप इस तस्वीर में मोहन यादव को ढूंढ सकते हैं? हमें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीएम पद का ऐलान होने से घंटा भर पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं का फोटो सेशन हुआ। सामने कुर्सी पर शिवराज, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे चेहरे थे। बहुत ढूंढने पर तीसरी पंक्ति में मोहन यादव का चेहरा दिखा, मगर जैसे ही विधायक दल के नेता का ऐलान हुआ, मोदी ने सीएम के तौर पर 58 साल के मोहन यादव को सबसे आगे कर दिया। जिनके नाम भी रेस में थे, सब पीछे छूट गए। बधाई की औपचारिकताएं हुई,
जश्न मना, शुभकामनाओं का दौर चला, राज्यपाल से मुलाकात। केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ। मोहन यादव ने सही कहा, कौन जानता था उन्हें। सियासी परिचय सिर्फ इतना था कि 3 बार के विधायक शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष और संघ से जुड़े नेता हैं। किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता, इसके ऊपर हमारे पार्टी के, हमारे संगठन की नज़रें हमेशा रहती हैं कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, कितना जनता से जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ जमीन से जुड़े व्यक्ति को दायित्व मिला है, निश्चित रूप से वो जनसेवा में जहाँ शिवराज जी ने यहाँ तक प्रदेश को पहुँचाया, इसको और आगे लेकर के बढ़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन सवाल है कि मोदी ने मोहन पर एतबार क्यों जताया? क्या इस फैसले का असर मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की 149 लोकसभा सीटों पर होगा? क्या हिंदुत्व के चेहरे को प्रमोट करने के साथ यादव वोट बैंक को साधने के लिए एमपी में मोहन यादव सीएम बने? इसे आप संयोग भी कह सकते हैं, प्रयोग भी कह सकते हैं। मोहन यादव के जरिए एक तरफ पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की गई है और उसमें हिंदुत्व का तड़का भी लगाया गया है, क्योंकि वो उज्जैन से आते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को, बिहार की राजनीति को भी ध्यान में रखते हुए मोहन यादव जी का चयन किया गया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। जितनी जिसकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कही थी। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की वकालत की, कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन मोदी ने शायद ये मुद्दा पकड़ लिया, ओबीसी कार्ड खेल दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी आबादी है। यूपी में तो पिछड़ा वर्ग की संख्या 50% से भी ज्यादा है, इसमें भी 10% यादव है। बिहार में 63% से ज्यादा ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग है, जबकि यहाँ यादवों की संख्या 14% है। आमतौर पर यादव जाति के वोटर यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी यानी लालू की पार्टी के साथ दिखते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ट्रेंड बदला, यादव बहुल सीटों पर भी बीजेपी की जीत हुई, वो भी तब जब पिछली बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। जो नई लीडरशिप चुनी जा रही है वो 5 साल के लिए नहीं चुनी जा रही है। बीजेपी की अब की रणनीति यही है कि जब कोई भी ऐसा चेहरा लाया जाए जो अगले कम से कम 10 साल तक, यानी ये सिर्फ 23 का नहीं है बल्कि 33 तक की राजनीति करे वो। तो मोदी जी की ये एक नीति रही है, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, इनको आप इनके लिए काम कीजिए और काम ऐसा हो कि उनको एहसास हो, उनके घर तक पहुंचे। अभी तक तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे से अलग है, लेकिन चुनाव से पहले मायावती क्या करेंगी कहना भी मुश्किल है। दूसरी तरफ बिहार में जेडीयू और आरजेडी साथ साथ है। शायद इसी कास्ट कॉम्बिनेशन की काट के तौर पर मोदी ने मोहन यादव पर दांव चला है। बात कर रहे थे हम मोहन यादव की, और मोहन यादव ने एबीपी न्यूज के संवाददाता विकास भदौरिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। विकास ने उनका इंटरव्यू किया है। 2024 के लिए क्या रणनीति रहेगी, ये नए सीएम से पूछा है। मोहन यादव 29 लोकसभा सीटों के लिए कैसी तैयारी करेंगे, उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। हमारे साथ प्रदेश के नवनियुक्त विधायक दल के नेता मोहन यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। मोहन जी, आपको पहले बहुत बहुत बधाई, आप मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नियुक्त होने जा रहे हैं। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ के आला कमान की आप पहली पसंद बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते से मैं सभी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, सबका आभार मानता हूँ। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, नड्डा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सबने पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को मौका दिया। मैं हृदय से आभारी भी हूँ और पार्टी का यही भाव हम सब कार्यकर्ताओं को मजबूत करता और पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। काशी से पीएम है और महाकाल की नगरी से मध्य प्रदेश के सीएम है, इसका कुछ संदेश है? नहीं, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ये पार्टी का भाव है कि हर जगह के कार्यकर्ताओं का ध्यान देते हैं। इसमें बाबा महाकाल की नगरी पे मेरे पे ध्यान गया, लेकिन मैं मान के चलता हूँ पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान है। बहुत आभारी। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। जी ठीक है, ठीक है। ये सही है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होता है। विधानसभा में लोकल तो लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे
हावी रहते हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में वसुंधरा एक्टिव थी, मगर फिर बैक सीट पर चली गई। इस बार शिवराज काम पर लग चुके थे, चुनाव जीता और काम पे लग गए। शायद सिग्नल पहले ही मिल चुका था। अब तय मोदी को करना है। शिवराज का इस्तेमाल दिल्ली में करना है या फिर रमन सिंह की तरह उन्हें कहीं और बिठाना है। समझ गए होंगे आप। मध्य प्रदेश में सीएम तय हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होगा? आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कंफ्यूजन भी खत्म कर दिया। दरअसल अदालत ने आर्टिकल 370 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने क्या कहा, पहले वो मेन बातें देखिए। अनुच्छेद 370 को बिल्कुल हटाया जा सकता है, क्योंकि ये एक अस्थायी प्रावधान था, यानी टेम्परेरी प्रोविजन था। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार है और ये ताकत भी उन्हें संविधान ही देता है। भारत का संविधान कश्मीर में भी लागू होगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला भी सही माना गया है। खास बात यह कि अदालत ने कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। अगले साल 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे और राज्य का दर्जा भी बहाल हो जाएगा। इस फैसले पर कश्मीर के लोगों ने क्या कहा और सियासी दल अब क्या करेंगे? ये श्रीनगर के सैफुल्ला फारूक हैं, उम्र 50 साल के करीब है। देश विरोधी कट्टर ताकतों के बहकावे में आकर इन्होंने बंदूक भी उठाई, लेकिन जल्द ही इन्हें नफरत का खेल समझ आ गया और इन्होंने आतंक का रास्ता छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटने के फैसले को बरकरार रखा तो खबर सैफुल्ला तक भी पहुंची। कैमरे पर सैफुल्ला ने जो कहा वो कश्मीर के नाम पर दशकों से सियासत करने वालों के लिए कड़ा प्रहार है। जी, हम खैर मकदम करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कि उन्होंने आज ये साबित कर दिया कि कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 के ऊपर लड़ रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या बाकी तंजीमें, उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप खामोश होकर बैठिए। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर कश्मीर के अंदर आप सेपरेटिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सैफुल्ला को सबसे ज्यादा शिकायत कश्मीर में एक्टिव पॉलिटिकल पार्टियों से है। कश्मीर के रहने वाले शौकत अहमद के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। ये चाहते हैं कि कोई लोकल युवा चेहरे कश्मीर की कमान संभाले, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन ये नए नए लड़के इस इलेक्शन में आने चाहिए, नए पढ़े लिखे लड़के जिनको कोई लालच न हो, अगर वो इस इलेक्शन में आते तो इलेक्शन जरूर होने चाहिए। नहीं तो तब तक कमांड सेंटर के हाथ में ही होनी चाहिए, जब तक जो नई जनरेशन तैयार हो रही है, जिनके जहनों में हिंदुस्तान आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने का निर्देश दिया है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं, सालों तक सत्ता भोगी है, वो सर्वोच्च अदालत के फैसले से हैरान भी हैं और परेशान भी। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। मीडिया पे आके उन्होंने दुनिया को झूठ क्यों बोला? पुलिस वाले अभी हर घंटे बयान दे रहे हैं कि सारा कुछ नॉर्मल है। अगर सारा कुछ नॉर्मल है तो हमें बंद करके क्यों रखा हुआ है? किस आइन की बात करते हैं ये? किस नॉर्मलसी की बात करते हैं? ताला लगा हुआ है गेट पे। जुडिशरी के साथ लड़ नहीं सकते, सबसे उनका अंतिम फैसला उन्हीं का होता है, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन लोग खुश नहीं है, मायूस। अफसोस होता है कि जिन्हें कश्मीर का मुकद्दर बदलने का मौका मिला था, वो अपनी असफलता पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज्ञान दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इन लोगों तक हम जम्मू कश्मीर की आवाज जरूर पहुंचाएं। कि 370 यहाँ लगना ही नहीं चाहिए था, उसे 70 साल तक कंटिन्यू रखा। जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान की विचारधारा के से हट के रहे,
पहुंच नहीं पाते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट जिससे भी बात करनी होती है। इलेक्शंस होने चाहिए, काफ़ी टाइम से यहाँ पे गवर्नर रूल चल रहा था तो काफ़ी इश्यूज क्रिएट तो होते ही हैं। इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारा, ताकि हम भी अपने कॉर्पोरेट से बात कर सकें, आगे जाके वो हमारी बात भी पहुँचाएंगे। कुछ भी इशूज़ होते हैं हम नहीं अपनी बात आगे पहुँचा पाते हैं, तो होनी चाहिए इलेक्शन, हमारे लिए फ़ायदा ही है। पहले गवर्नर रूल होता था तो अब चुनाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, मतलब हमारे स्टेट में, क्योंकि अगर ये होगा तो इस वजह से जम्मू में कुछ तो इसको डेवलपमेंट होगी, बेनिफिट होगा। हमारे जम्मू में भी ऐसा हो पाएगा कि जैसे लड़कियों को अभी अपने राइट्स बिल्कुल मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के और लड़के जो बड़े पढ़ने के लिए बाहर जाते थे उनको सभी फैसिलिटीज़ हमारे जम्मू में ही प्रोवाइड होंगी। थोड़ी देर पहले देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने 370 के हिमायती दलों और नेताओं को करारा जवाब दिया। शाह ने कहा कि जो लोग अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ हैं उनकी राजनीति को जनता जवाब देगी, यानी जो पॉलिटिक्स हो रही है। शाह ने विपक्ष को चुनौती दी कि 2024 के चुनाव के मैदान में दो हाथ कर लें। 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। घाटी में अब नफरत के अंगारे नहीं, अमन के फूल खिल रहे हैं। 370 हटने के बाद पत्थरबाजी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। घुसपैठ में 90% कमी आई है। जवानों की शहादत या घायल होने के मामले 66 यानी 66% घटे हैं और आतंकी घटनाएं भी 45% कम हुई हैं। पहले जबरन बाजार बंद करवाए जाते थे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। घाटी पटरी पर लौट रही है और विकास के पथ पर भी कदमताल कर रही है। स्कूल का काम बच्चों को पढ़ाना होता है, लिखाना होता है, उनको शिक्षित बनाना होता है, लेकिन स्कूल ही बच्चों से भेदभाव करने लगे तो अगर अमीर बच्चों को अलग और गरीब बच्चों को अलग सेक्शन में बिठाने लगे तो वो भी उन हालात में जब सरकार गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल को आर्थिक मदद दे रही हो। सरकार ने इसके लिए बाकायदा कानून तक बना रखा है, राइट टू एजुकेशन। आप सब भी जानते ही होंगे, कोई नई बात नहीं है। फिर भी स्कूल कानून की धज्जियां उड़ाएं तो पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसे स्कूलों की खबर लेना जरूरी है। गाजियाबाद के स्कूल में क्यों हो रहा है बच्चों के साथ भेदभाव? क्या स्कूल बच्चों को मानसिक दशा या उनकी मेंटल सिचुएशन से खेल रहा है? क्यों? ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का उत्तम स्कूल है। स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल की इमारत भी भव्य और मजबूत है, लेकिन लगता है स्कूल के प्रबंधन की सोच में दरार पड़ गई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में परत दर परत पूरी कहानी आपको बताएं। इससे पहले इस मासूम का दर्द सुन लीजिए। मेरा स्कूल जाने का इसलिए बिल्कुल मन नहीं है क्यों, और एक बात तो ये लोग हम गरीब है तो हमारा फायदा उठा रहे हैं। ये वंशिका है, उत्तम स्कूल की जूनियर क्लास की छात्रा। बच्ची है, इसलिए इसका चेहरा हम आपको नहीं दिखा रहे और इसका नाम भी हमने बदल दिया। दरअसल गरीब परिवार के वंशिका का एडमिशन गाजियाबाद के उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स में राइट टू एजुकेशन कानून के तहत हुआ था। वंशिका के एडमिशन पर पूरा परिवार खुश था, क्योंकि गाजियाबाद के नामी स्कूल में दाखिला जो मिला था। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूल ने वंशिका को एडमिशन तो दे दिया, लेकिन अब उसके साथ पढ़ाई में भेदभाव हो रहा है। परिवार में मायूसी छाई है। वंशिका का आरोप है कि उसे गरीब होने की सजा मिल रही है, इसीलिए उसे दूसरे बच्चों से अलग वाले सेक्शन में बैठाया जाता है। मैं पहले 3rd B क्लास में पढ़ती थी, मुझे 3rd C में कर दिया है
तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने का। हम आरटीआई की तरह से हमारा फायदा उठा रहे हैं ये लोग। मैं चाहती हूँ इस क्लास में मैं बिल्कुल भी ना पढ़ूं। सेकंड क्लास के भी सारे बच्चे, चार पांच बच्चे सेकंड क्लास के, 3-4 बच्चे थर्ड ए के हैं, और बस मैं और मेरी दो फ्रेंड भी नहीं है वो हमारी क्लास में से, वो है वो फर्स्ट थिंग मुझे इस क्लास में पढ़ना ही नहीं है। परिवार का आरोप है कि पढ़ाई में डिस्टरबेंस की वजह से वंशिका मानसिक तौर से परेशान हो गई। परिवार ने स्कूल प्रबंधन से वंशिका का सेक्शन बदलने की भी गुहार लगाई, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया। इन्होंने मेरे बच्चे को थर्ड बी से हटाकर थर्ड सी में कर दिया है, जिसमें केवल आरटीआई वाले 13 स्टूडेंट हैं, जिसमें कुछ बच्चे सेकंड क्लास के हैं, जो इन्होंने उनके पेरेंट्स को बोलकर कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, उसे भी सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में कर दिया है। मेरा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, ना वो पढ़ने में मन लगता है, क्लास में कुछ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। उत्तम स्कूल से अकेली सिर्फ वंशिका ही पीड़ित नहीं है, आधा दर्जन से ज्यादा लड़कियां इस स्कूल की भेदभाव वाली शिक्षा प्रणाली से परेशान हैं। परिवार का तो ये भी आरोप है कि स्कूल में सिर्फ उन्हीं बच्चों पर ध्यान दिया जाता है जिनका एडमिशन डोनेशन लेकर किया गया था। डोनेशन के थ्रू या अपनी फीस के अकॉर्डिंग जिन बच्चों का इन्होंने एडमिशन लिया है, उन बच्चों को अलग कर शिक्षा के विषय में बिल्कुल द्वेष भाव कर दिया है। मेरी लड़की थर्ड में है, थर्ड बी में थी, उसे भी सी में कर दिया है। अब वो भी पढ़ने में बहुत ज्यादा परेशान है। 15-20 दिन हो गए हैं, वो मुश्किल से 8 दिन स्कूल आई है। तो वो सेक्शन चेंज कर दिया, आरटी के अंतर्गत है, बहुत सी यही प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। स्कूल में जो मतलब जैसे हमारे साथ में मतलब एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। जो सेकंड वाला है वो भी थर्ड में, लेकिन जो ऑलरेडी थर्ड में है उनको उसके साथ में क्यों डाल दिया? उनको तो एटलीस्ट वही क्लास में रहना चाहिए, थर्ड में। वंशिका और उसके परिवार के इल्जाम गंभीर है। पीड़ित परिवार की बात सुनने के बाद हमारे संवाददाता स्कूल प्रबंधन के पास गए। स्कूल पहुंचे, प्रिंसिपल तो नहीं आई, गार्ड को भेज दिया। सरकार की तरफ से सीधे सीधे आदेश हैं कि राइट टू एजुकेशन के जरिए 25% का एक कोटा होता है और उसके ही तहत एडमिशन कराए जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है उनके साथ आखिर पक्षपात क्यों? साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि ये बच्चे जो हैं, इन बच्चों के जो माता पिता हैं वह गरीब हैं, वह फीस नहीं दे सकते। ऐसे में सवाल उठता है, इतना सब कुछ होते हुए गाजियाबाद प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? क्या ऐसे स्कूल संचालकों की दबंगई जारी रहेगी? गलत है, अगर इस तरह का है तो गलत चीज। इसमें देखिए, हमारे संज्ञान में अगर इस तरह का आता है कोई बात तो हम इसमें बात करेंगे और इसमें जांच कराकर जो उचित कार्रवाई हो इसमें कड़ा रुख अपनाया जाएगा। शिकायत आएगी, कार्रवाई करेंगे। हो सकता है स्कूल वंशिका का सेक्शन भी बदल दे, लेकिन वंशिका के जहन पर जो घाव लगे हैं उन्हें कौन भरेगा? इसका जवाब है किसी के पास। जब प्रिंसिपल बात करने नहीं आते हैं ना हम लोगों से, वहीं हमें शक हो जाता है कि अगर सब कुछ ठीक हो तो वो बात करने आएंगे ना, और ये शक आप तक भी पहुंच जाता है। अब मुझे लगता है कि गंभीर सिंह जो एडीएम हैं वो गंभीर नज़र आएंगे और कल ही प्रिंसिपल से इस बात का जवाब जरूर पूछेंगे कि बच्चों के सेक्शन बदले क्यों जा रहे हैं। बच्चों को शिक्षा का अधिकार सरकार देती है, फोकस भी सरकार का यही है, इसीलिए राइट टू एजुकेशन जैसा कानून बनाया गया। चलिए आपको बताते हैं ये कानून है क्या। 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन कानून लागू हुआ था। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का ये अधिकार देता है। कानून के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित की जाती हैं। स्कूलों को फीस का भुगतान कौन करता है? राज्य सरकार करती है। यूनिफॉर्म और किताबें भी देती है। 2021-22 में 2,50,000 से ज़्यादा बच्चों ने 2.5 लाख बच्चों ने RTE राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन लिया और 2022-2023 में बच्चे बढ़कर 2,96,283 हो गए। लेकिन 14% प्रिंसिपल नहीं चाहते कि बच्चों का RTE के तहत उनके स्कूल में एडमिशन हो। सोच देखिए उनकी। नोएडा में कानून के तहत एडमिशन नहीं देने के 250 से ज़्यादा शिकायतें हैं। ये हमने पूरा आंकलन किया आज। यदि जिला शिक्षा अधिकारी चाहे तो हर स्कूल में अध्यापक समय से आएगा, हर प्राइवेट स्कूल वाला सारे नियमों का पालन करेगा और इस तरह के जो अन्याय बच्चों के साथ होते हैं वे रुक जाएंगे। मेरा तो विश्वास है यदि व्यवस्था ईमानदारी से कार्य करे तभी ये रुकेगा, अन्यथा इसको रोक पाना असंभव है। क्योंकि अधिकांश प्राइमरी स्कूल, जैसा मैंने कहा, उन्हें अधिक से अधिक लाभ चाहिए, उन्हें नए स्कूल खोलने हैं
और बाकी संपत्तियां बना ली। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हमारे समाज में गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। स्कूल के टीचर जो कह दें, माता पिता उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए स्कूलों में बच्चों से भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगनी चाहिए। सरकार को, प्रशासन को जितनी जल्दी हो सके एक्शन लेना चाहिए ताकि मासूम बच्चे इस तरह परेशान ना हो। और दूसरी बात, बाकी के स्कूल इस तरह की हरकतें करने से बाज आए, इसे तुरंत रोकना है। अच्छा, पंजाब में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की जमीन पर माइनिंग माफिया ने जिस तरह से खनन किया था, अवैध खनन, पब्लिक इंटरेस्ट में, हमने इसका पर्दाफाश किया था। लेकिन आज एक और खुलासा करने जा रहे हैं हम, ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप सब माथा पकड़ लेंगे। ईडी का खौफ बड़े बड़े देश के नेताओं को है, नेता कांपते हैं उनके नाम से, ईडी के नाम से। लेकिन बिहार में टॉपर्स एग्जाम घोटाले के मास्टरमाइंड ने ना सिर्फ ईडी की जब्त जमीन पर कब्जा जमा लिया, बल्कि उस पर स्कूल की 4 मंजिला बिल्डिंग भी खड़ी कर दी। ना ईडी को पता चला इसका, और ना बिहार सरकार और वहां की पुलिस को, ना ही उन्होंने उनको रोका। गजब तो तब हो गया जब हमें इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चला कि ईडी की जमीन पर स्कूल की बिल्डिंग खड़ी करने वाला घोटालाबाज बच्चा राय 4 साल से फरार है। अरे भाई, अंडरग्राउंड रहते हुए उसने इमारत खड़ी कर दी। और अब ईडी अपनी उस जब्त जमीन को छुड़ाने के लिए बिहार पुलिस से तरले मिन्नत कर रही है। बिहार पुलिस है कि बच्चा राय के खिलाफ उसकी जुबान ही नहीं खुलती। हमारे देश में सरकारी सिस्टम की शय पर चलती इस गुंडागर्दी के ऐसे खुले खेल को आपके सामने लाना हमारा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। पब्लिक इंटरेस्ट में हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। बिहार की राजधानी पटना से बस 25 किलोमीटर दूर वैशाली जिले का हाजीपुर बाईपास 2000 गज जमीन पर खड़ी इस बिल्डिंग को ईडी हैरत भरी नजरों से देख रही है। ईडी की परेशानी की एक वजह और है। वैशाली के एसपी ऑफिस से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर टॉपर्स एग्जाम स्कैम के आरोपी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, वो भी ईडी की जब्त जमीन पर। तो पुलिस को पता क्यों नहीं चला? ईडी को यह सवाल बार बार परेशान कर रहा है। सेंट्रल एजेंसी के द्वारा है तो उस पर हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, उसमें तो उस पर हम लोग को जानकारी नहीं, हम लोग से संपर्क भी नहीं किया गया है, तो उस पर वी आर नॉट द राइट फोरम टू कमेंट ऑन दैट। एसपी साहब की बात सुनकर आपको यकीन आ गया होगा कि केंद्रीय एजेंसी ईडी के अफसर परेशान क्यों हैं। आखिर कौन है घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय, और क्यों पुलिस अफसर उसके खिलाफ मुंह खोलने से डरते हैं? एसपी के कहे मुताबिक हमारे संवाददाता डीएसपी के पास पहुंचे। डीएसपी साहब जो बोले उससे इतना तो पता चल गया कि बच्चा राय ने निर्माण ईडी की जमीन पर ही करवाया है, क्योंकि पुलिस ने अब काम रुकवा दिया है। लेकिन ये निर्माण किसकी इजाजत से, किसने करवाया, और इसे शुरू होते ही पुलिस ने क्यों नहीं रुकवाया, इसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। एक जो टॉपर्स घोटाला के जो बच्चा राय थे, उनके द्वारा जमीन पर मकान बनाने की बात आई थी। ईडी द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराया गया भापुर थाना में, एफआईआर दर्ज हुआ है। हम लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हमको न्यूज़ मिला है कि ईडी द्वारा उनके घर और जो कॉलेज है उन पर छापेमारी चल रही है। हम लोग तो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन हमें मालूम चला है कि छापेमारी चल रही है। देखते हैं क्या होता है उसमें आगे। तो उस समय फरार हुए थे, लेकिन उस पर कोई हम लोग को जानकारी नहीं थी कि ईडी द्वारा कोई हम लोग को नहीं नोटिस किया गया था। जो पुलिस बच्चा राय के बारे में बोलने से बचती है, ईडी ने उसी बिहार पुलिस को अब पिछले महीने एक चिट्ठी लिखकर जमीन का एक टुकड़ा वापस दिलवाने को कहा है। पुलिस कब तक ये कर पाएगी, ये कोई नहीं जानता। बच्चा राय का इतना जलवा आखिर है क्यों? क्यों अफसर उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हैं? बच्चा राय के पीछे कौन है? बिहार में बच्चा राय की पहचान कुख्यात शिक्षा माफिया की है। 7 साल पहले टॉपर्स घोटाले में उसका नाम आया था। बच्चा पर आरोप है कि वो सेटिंग के रास्ते बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम में टॉप पोजीशन दिलवाता था।
पुलिस ने बच्चा को गिरफ्तार किया था और ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की पड़ताल करके उसकी प्रॉपर्टी सीज की थी, जिसमें भगवानपुर की जमीन का ये 2000 गज का टुकड़ा भी था। ईडी का नाम सुनते ही भ्रष्टाचारी बेईमानों के माथे पर पसीना आ जाता है। वह लोग डर से थर थर कांपने लगते हैं। ईडी का काम इनकी संपत्तियों को जब्त करना है, लेकिन बिहार के वैशाली के भगवानपुर में उल्टा ही हो गया है। आरोप है कि शिक्षा माफिया बच्चा राय ने ईडी के कब्जे वाली अपनी जमीन बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। मतलब साफ है, बच्चा राय न ईडी से डरता है न लोकल पुलिस से। उसका शिक्षा कारोबार यहीं तक सीमित नहीं है। भगवानपुर विष्णु रायदेव कॉलेज भी उसी का है, जहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीआरपीएफ के जवानों को लेकर उसके नए कांड की कुंडली खंगाल रही है। सैया भेल कोतवाल तो फिर डर काहे का। उस समय भी राजद की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार। आज भी महागठबंधन की सरकार है। और शिक्षा माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, ये तमाम माफियाओं का गैंग कहीं न कहीं सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। कौन किसको संरक्षण दे रहा है और किसको किसकी शय है, ये पता लगाना ईडी का काम है। पर नीतीश खेमे ने ईडी के कंधे पर रखकर बीजेपी पर बंदूक तान दी। आपको ज्ञान चक्षु नहीं खुला था 2019 में? ईडी आपको नहीं खबर करता था? उस लायक आपको नहीं ईडी मानता था? ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे विषय पर जो ईडी की विफलता है वह दूसरे के मत्थे मरना चाहता है। ये ईडी की अटैच जमीन पर कब्जा करने वाला बच्चा राय है कौन, और बच्चा राय को टॉपर स्कैम से क्या उसका कनेक्शन है, ये चर्चा कब हुई? शिक्षा माफिया बच्चा राय का ताल्लुक वैशाली जिले के भगवानपुर से है। उसके पिता विष्णु रायदेव किसान हैं। पिता के नाम पर ही कॉलेज बनाया है। 2016 में विष्णु रायदेव कॉलेज में टॉपर स्कैम हुआ था। आर्ट्स की स्टूडेंट रूबी रॉय ने बच्चा के कॉलेज से बिहार में टॉप किया था। ये वही रूबी राय थी जिनसे पूछा गया था कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, तो रूबी राय ने पॉलिटिकल साइंस की जगह उसे होम साइंस का सब्जेक्ट बता दिया था, खाना बनाना बता दिया था। 2016 में बच्चा गिरफ्तार हुआ। 2019 में 14 दिन के लिए जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद बच्चा गायब, यानी बेल जंप कर गया। उसे किसकी शय है, वो कैसे कानून को ठेंगा दिखाता है? शिक्षा माफिया से आखिरकार इतना डरता क्यों है सिस्टम? टॉपर्स घोटाला हुआ था 2016 में, तो बिहार ही में नहीं, देश ही में नहीं, पूरे विश्व में बिहार की बदनामी हुई थी। ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, उसको उजागर किया उस घटना ने। साथ ही बिहार में जो शिक्षा माफिया का राज है, वह तथ्य भी सामने आया। दुख की बात यह है कि शिक्षा माफिया को सत्ता का संरक्षण तब भी प्राप्त था, आज भी प्राप्त है। जो तत्व ईडी ने अटैच कर लिया जिस प्रॉपर्टी पर, उस प्रॉपर्टी पर निर्माण कार्य हो रहा है और प्रशासन और शासन को इसकी खबर न हो, ये कल्पना नहीं की जा सकती। वाकई कल्पना नहीं की जा सकती, सब पता होता है। बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? बिहार में ऐसे ही चल रहा है। एक्सपर्ट भी मानते हैं, लेकिन नीतीश बाबू ये दाग अच्छे नहीं हैं। आप तो सुशासन के दावे करते हैं, मगर यही सुशासन है तो फिर जंगल राज क्या होता है? हमारी गुजारिश है आपसे, बच्चा राय जैसे माफिया पर नकेल कसिए और जिन नेताओं और अफसरों की शय पर वो ये सब कर्मकांड कर रहा है, उनको भी लाइन में लगाइए, तभी गुंडागर्दी का ये खेल खत्म होगा। बात आपके उस मर्ज की कर लेते हैं जो बड़ी तकलीफ देता है। क्या पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाली जेनेटिक बीमारियां ठीक हो सकती हैं? दुनिया में उम्मीद इसकी जगी है। अमेरिका में इस तरफ एक नया कदम बढ़ाया है। ये खबर आपको इसलिए दिखानी बहुत जरूरी है क्योंकि मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है। अमेरिका के वैज्ञानिकों के हाथ लगी है ऐतिहासिक सफलता। जेनेटिक बीमारी के प्रसार को रोकने वाली जीन थेरेपी को अमेरिकी एफडीए की मंजूरी मिल गई है। स्किल सेल अमीनिया जीन थेरेपी पर मोहर लगी। यूएस फूड एंड ड्रग प्रशासन ने दी मंजूरी। 12 साल से ज्यादा उम्र के रोगियों को दी जा सकेगी वेस्गेवी जीन थेरेपी। वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस से पीड़ित मरीजों को होगा इसका फायदा।
हमारे ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स रहती हैं। सो मेनली ये रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करती है। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन रहता है जो कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया आनुवांशिक रोग है। इस बीमारी में लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी टूट जाती हैं। खून की जांच से होता है बीमारी का खुलासा। फेफड़ों में संक्रमण, एनीमिया, किडनी फेलियर, स्ट्रोक हो सकता है। सिकल सेल एक रेयर टाइप की बीमारी है जो कि शरीर के ब्लड को अफेक्ट करती है। अब सवाल उठता है कि इस बीमारी का प्रसार होता कैसे है। माता पिता से मिलते हैं 2 जीन। दोनों जीन्स में असामान्य HbS प्रकार का होमोग्लोबिन होता है। असामान्य होमोग्लोबिन वाली रेड ब्लड सेल को सिकल सेल कहा जाता है। चलिए हेल्थ एक्सपर्ट से पूछते हैं कि अमेरिका में सिकल सेल की थेरेपी को FDA की मंजूरी के मायने क्या है। वो जो पर्टिकुलर ड्रग है दैट हैज पास्ड ऑल द टेस्ट, वो सेफ्टी वाइज एंड एफिकेसी वाइज प्रूव हो चुका है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस इस बीमारी की वजह से होते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस की रेट बहुत कम हो जाएगी। भारत में भी जेनेटिक बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में हैं, तो क्या अमेरिकी जीन थेरेपी भारत के लिए संजीवनी साबित हो सकती है? क्या अमेरिकी थेरेपी जेनेटिक बीमारियों पर रोक लगा पाएगी? पूरी तरह से रोक लगना तो संभव नहीं लगता है, लेकिन फिलहाल जो भी रिसर्च चल रही हैं तो ये संभावना है कि भाई हम काफ़ी हद तक इन बीमारियों को कंट्रोल में ला सकें। अमेरिका में करीब 1 लाख लोगों को सिकल सेल जीन थेरेपी का फायदा मिल सकता है। अगले साल यूरोपियन यूनियन से भी इस थेरेपी को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे देश में थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम जैसी कई जेनेटिक बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। उम्मीद करनी चाहिए साइंस और तरक्की करे ताकि दुनिया को परेशान करने वाली इन बीमारियों की सारी परेशानी ही खत्म हो जाए। आपने बच्चों से कविता जरूर सुनी होगी, तितली उड़ी बस पर चढ़ी। लखनऊ में तो एक बंदर बस में चढ़ गया, उसे सीट पर जगह भी मिल गई, लेकिन मुसाफिरों को भागने का रास्ता नहीं मिला। बंदर ने कैसे लगाया बस का ब्रेक? बंदर आया बस के अंदर, सवारियां हो गई छूमंतर। तस्वीरें यूपी के लखनऊ की हैं। रोडवेज बस के पहिए जाम हैं क्योंकि बंदर बिना टिकट बस में जा चढ़ा। सीट पर एक बुजुर्ग बैठे हैं और उनकी सीट के ऊपर बंदर ने तशरीफ फरमा ली। फिर बुजुर्ग यात्री के बाल सहलाने शुरू कर दिए। बुजुर्ग भी बिना डरे बैठे रहे, मानो चंपी का आनंद ले रहे हों। बंदर भी बड़े लाड से उनके सिर का एक एक बाल सहलाता रहा। अपने आप अभी पैसेंजरों के पीछे आके चढ़ गया है, उतारा जा रहा, लेकिन वो दूसरों पे बैठ रहा ऊपर। हाँ, नहीं पहुंचा रहा, लेकिन परेशान कर रहा, डर लग रहा पैसेंजर। कोई बंदर को बजरंगबली कहता रहा तो कोई हैरत भरी निगाहों से देखता रहा। गनीमत रही कि बंदर ने किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। देखी बंदर की बस विजिट। अब देख लेते हैं आपके कमेंट्स क्या हैं। चलिए, ये आ गया सबसे पहले। बिल्कुल राइट स्टेप एंड डिमांड है। गवर्नमेंट कैन पे 1 लाख रुपीज टू द MPs along with other benefits but can't pay 7,500 टू पेंशन होल्डर्स। ये EPS 95 वाली जो हमने खबर दिखाई थी शुक्रवार को, ये उसमें रिएक्शन आया। अगला कमेंट्स क्या है? यूजर्स आगे लिखा हुआ है बहुत सारे। आप जैसे पत्रकारों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ होना चाहिए, है नहीं। बहुत अच्छा ABP न्यूज़, आपने बुजुर्गों का हक की आवाज़ उठाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह के कमेंट्स भेजते रहिए। आगे बढ़ने के लिए हम भी ये कोशिश करते हैं कि आपकी खबरें आप तक शेयर करते रहें, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में फिर आपके मुद्दों के साथ आपसे जुड़ी खबरें लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन ABP न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है और शिरीन बाहर स्टूडियो में आ चुकी हैं, वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। कल तक के लिए शुभ रात्रि।